अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने ऑलरेडी इससे पहले के फर्स्ट 4 यूनिट्स है वो तो हमने कंप्लीट किए हैं। और आज मैं इसको जो 8th यूनिट है आपकी फिजिकल एजुकेशन का वो मैं स्टार्ट करूंगा। और जो बीच वाले हैं उनको भी मैं मतलब पढ़ाऊंगा, बट मैंने सोचा कि पहले मैं इसको ही ख़त्म करूंगा क्योंकि ये छोटा सा था। सो इसको मैं पहले फिनिश करता हूँ, आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट ऑल दोज रिमेनिंग चैप्टर्स। सो आज का जो हमारा यूनिट है वो है स्पोर्ट्स मेडिसिन फर्स्ट एड एंड रिहेबिलिटेशन। आज हम देखेंगे कि स्पोर्ट्स में क्या क्या मेडिसिन, अब ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त आपको चोट आए, इंजरी आए, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, रिहेबिलिटेशन क्या रहना चाहिए। सो आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे कि फर्स्ट ये जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होता है। Sports medicine is the science which deals with medical problems along with other interrelated specialties. स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है ये वो साइंस है जो डील करता है मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ, और इसके साथ और अदर रिलेटेड स्पेशलिटीज, इसके साथ और मतलब एसोसिएटेड डिजीज लाइक एथलेटिक इंजरीज आता है, क्लिनिकल मेडिसिन आता है, एथलेटिक न्यूट्रिशन आता है, स्पोर्ट्स एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री, ये किस में आता है, सारा स्पोर्ट्स मेडिसिन में। इन जनरल अगर हम बात करेंगे कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में सारी जो मतलब प्रॉब्लम मेडिकल प्रॉब्लम्स आती है, और इसके साथ इंटर रिलेटेड स्पेशलिटीज लाइक एक एथलीट का न्यूट्रिशन क्या रहना चाहिए, एक एथलीट का मतलब अगर कोई भी इंजरी है तब क्या करना चाहिए, एक एथलीट की क्लिनिकल मेडिसिन क्या देना चाहिए, मतलब उसकी एज सपोर्ट क्या, और सपोर्ट्स कौन सा होना चाहिए, एज ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये सारी क्या आती है स्पोर्ट्स मेडिसिन में आती है। लाइक एनर्जी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, मतलब बायोकेमिस्ट्री में अगर हम देखेंगे उसके मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखेंगे या के एफ टी एल एफ टी, ये सारी चीजें बायोकेमिस्ट्री में आती है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज मतलब इसके का जो बीएमआर वो कैसे काम कर रहा है, इसके जो मतलब लाइक ये सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें कैसे वर्क करता है। सपोर्ट्स मेडिसिन इज द रिपेयर ऑफ इंजरीज दैट ऑकर्स टू समवन, मतलब जब भी किसी स्पोर्ट्स पर्सन को क्या आती है, इंजरी आती है, स्पोर्ट्स मेडिसिन उसको हेल्प करता है रिपेयर करने में, ठीक होने में। ये कौन करता है उसको, स्पोर्ट्स मेडिसिन। सो दैट his participation can continue file as well as sports, so that कि इसका जो पार्टिसिपेशन है, इसका जो इन्वॉल्वमेंट वो कंटिन्यू रहे किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स मेडिसिन इसलिए जो मतलब इम्पोर्टेंट, फॉर एग्जांपल कोई भी लाइक क्रिकेट प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, हॉकी प्लेयर, उसको इन बिटवीन मतलब खेलते टाइम क्या आ जाए, इंजरी आए, मसल स्पाज्म, मसल क्रैम्प, या मतलब स्ट्रेन आ जाए या स्प्रेन आ जाए, सो दैट उसको जल्दी जल्दी रिहेबिलिट किया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है कि ताकि उसका जो पार्टिसिपेशन है वो कंटिन्यू रहे स्पोर्ट्स में, और उस पर कोई इफेक्ट ना आ जाए। ये होता है स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स मेडिसिन। इसके बाद अगर हम देखेंगे द वर्ड स्पोर्ट्स मेडिसिन अपीयर टू बी इन फेब्रुवरी, ये कब वजूद में आया, फेब्रुवरी 1928 ड्यूरिंग द सेकंड ओलंपिक विंटर गेम्स एट द स्विट्जरलैंड, when the medical doctor W.K. Knoll of the Switzerland and F. later jet of the France called together 33 physician doctors were attending the games with the team of 11 nations। ये कब वजूद में आया, 1928, जबकि सेकंड ओलंपिक विंटर चल रहा गेम चल रही थी कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। और तब वहां पे कौन कौन थे, एक तो था डब्ल्यू कैनोल ऑफ स्विट्जरलैंड एंड एफ लेटर जेट ऑफ द फ्रांस, और उसके साथ क्या थे, 33 फिजिशियन डॉक्टर्स थे। ये क्या अटेंड कर रहे थे गेम, कौन सी गेम, द टीम ऑफ 11 नेशन। अब अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन इज एज अंडर फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस, इससे इंसान को फिजिकल, इससे जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है इससे इंसान फिजिकली फिट रहता है। फिजिकल मतलब स्पोर्ट्स मेडिसिन इज इम्पोर्टेंट एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन एथलीट, मतलब
पूरा जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है एक फिजिकल फिजिकल ट्रेनर की, या एक एथलीट की, या एक स्पोर्ट्स पर्सन की, वो किससे मेंटेन रहती है? स्पोर्ट्स मेडिसिन से। स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग फिजिकली, मेंटली एंड सोशल बीइंग। इससे क्या होता है, जब एक इंसान को, जब एक इंडिविजुअल, जब एक स्पोर्ट्स पर्सन को मतलब स्पोर्ट्स मेडिसिन दिया जाता है, लाइक अगर उससे वो फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या रहता है? फिट रहता है। स्टडी ऑफ वेरियस डिसिप्लिन। अब हम इससे क्या देखते हैं? वेरियस डिसिप्लिन के बारे में पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन इज टू अडॉप्ट द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड द नॉलेज अमंग स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द टॉप परफॉर्मेंस। इंसान को पता चलता है कि हाउ ही कैन परफॉर्म बेटर इन स्पोर्ट्स, वो अपना बेस्ट कैसे दे पाएगा। और एनवायरनमेंट के रिलेटेड स्टडी करता है। वो वो किसकी बदौलत से होता है? स्पोर्ट्स मेडिसिन की वजह से। बॉडी बिल्डिंग फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अपना जो बॉडी का ये है मैकेनिज्म, उसको स्टडी कर सकता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को, या बायोकेमिस्ट्री। अपनी जो के एफ टी एल एफ टी या अदर जो बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होता है, उनको चेक कर सकता है, अपनी स्टडी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। ड्रेस एंड इक्विपमेंट्स। क्या ड्रेस होना चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए रिक्वायर्ड। वी व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ एन एथलीट विल यूज फॉर क्लाइमेट कंडीशंस फॉर हीट रेगुलेशंस। मतलब अगर कोई विंटर में कर रहा है स्पोर्ट एथलीट, कोई रन कर रहा है, तो उसको किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। कोई समर में कर रहा है, तो उसको क्या चीजें, टेम्परेचर मेंटेन क्लाइमेट के हिसाब से कब किस स्पोर्ट में क्या पहनना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। तो ये सारी चीजें हम किससे सीखते हैं? ये सारी चीजें हम स्पोर्ट्स मेडिसिन से देखते हैं। नॉलेज अबाउट बैलेंस डाइट एंड एनवायरमेंट फैक्टर। मतलब स्पोर्ट्स मेडिसिन में हम ये भी पढ़ते हैं कि हमें हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, वो किस चीज की डिफिशियंसी है, क्या ज्यादा अमाउंट में लेना चाहिए, क्या कम अमाउंट में लेना चाहिए। और एनवायरमेंट फैक्टर्स लाइक फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन, या और अदर मतलब अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारी चीजें हमें विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन से हासिल मिलती है। अब देखते हैं फर्स्ट एड भी हमें। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट स्पोर्ट्स मेडिसिन इज टू प्रिवेंट द इंजरी। फर्स्ट एड इसमें क्या होता है? अगर भी मतलब स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या आता है? फर्स्ट एड में आता है। अब वेन एवर वी आर प्लेइंग यू, वेन एवर पर्सन और एथलीट इज प्लेइंग एनी गेम स्पोर्ट्स, अगर इन केस उसको कोई इंजरी आ जाए, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन उसको हेल्प करता है, उसको एज हम इसको फर्स्ट एड यूज करते हैं। इफ इंजरी आकर्स, हाउ टू गिव फर्स्ट एड फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, सो दैट कि उसको इंस्टेंट रिलीफ मिले, वो ही कैन कंटिन्यू his participation in game or sports। इसलिए इसको फर्स्ट मतलब एड दिया जाता है। इट गिव्स द कंप्लीट नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड टू द मेमीज द रिस्क ऑफ इन एग्रेवेशन ऑफ इंजरी। अब अगर हम देखेंगे जो सेकंड टॉपिक है, सॉरी इसमें जो हमने पेज नंबर थोड़ा गलत हो गया है। इसके बाद जो टॉपिक है, इसके बाद जो टॉपिक है वो है डोपिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग? अगर हम बात करेंगे कि डोपिंग क्या होता है, डोपिंग में बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंस। अगर हम इन जनरल बात करेंगे कि डोपिंग का मतलब होता है कि यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस टू द बॉडी टू improve एथलीट्स परफॉर्मेंस आर्टिफिशियल ऑफ एन एथलीट। एक एथलीट की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए केमिकल सब्सटेंस इंजेक्ट या एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं एथलेट पे। दे आर सिंथेटिक आर्टिफिशियल ड्यूरिंग इधर पार्टिसिपेशन और प्रिपरेशन। चाहे वो प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, या वो पार्टिसिपेशन कर रहा है, वो गेम, उस गेम में हिस्सा ले रहा है। इसका मकसद भी यही होता है कि इन केमिकल सब्सटेंस को कंज्यूम करने के लिए कंज्यूम करते हैं, इसीलिए कंज्यूम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाए, उनकी वो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाए, वो बेटर परफॉर्म कर पाए अभी स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी में। दिस इज रादर द ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ डोपिंग देन द सिंपल यूज ऑफ ड्रग्स। ये एक वाइड वास्ट ये है, ये एक वाइडर कंसेप्ट है, एक बहुत बड़ा, खुद में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब सिंपल यूज ऑफ ड्रग्स। इट इज नॉट लाइक इट सिंपल यूज ऑफ ड्रग्स, बट एक बड़ा सा इट कुड बी encompasses other artificial means of trying to change the outcome of a race। बट इसका ये है कि ये बहुत अदर मतलब दूसरे तरीके के ड्रग्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं एक एथलीट को, टू इन order to increase his performance and perform better in any physical activity. For instance, a program of the deliberate starvation or dehydration and the transfusion of the athlete own stored blood।
आप देखेंगे कि ब्लड डोपिंग क्या होता है। ब्लड डोपिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द इंजेक्शन ऑफ ईदर द होल ब्लड और पैकेज्ड आरबीसी सेल्स। इसमें या तो पूरा ब्लड दिया जाता है या तो आरबीसी को खाली दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है किसके साथ, इनटू द पार्ट्स participant the days prior to the competition in hope or to increase the blood volume and its oxygen carrying capacity। इसको इसीलिए ही दिया जाता है ब्लड डोपिंग को, सो दैट कि इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, बिकॉज हीमोग्लोबिन के साथ ही जो ऑक्सीजन बाइंड होता है, तो हीम के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है। जब जितनी ज्यादा आरबीसीज होंगी, जितना ज्यादा ब्लड होगा, ज्यादा ऑक्सीजन होगा। सो तो इन परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड डोपिंग में भी द junction of an individual's own blood with an withdrawal survival with an withdrawn several weeks earlier to the re-injection। ब्लड डोपिंग में बी द जंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स ओवन ब्लड, ये मतलब या तो इंडिविजुअल्स का ओवन ब्लड विच कैन बी विड्रॉन सेवरल वीक्स अर्लियर टू द रिजेक्शन, या तो वो मतलब विड्रॉ या उसी से निकाला जाता है बिफोर द सेवरल वीक्स ऑफ, बहुत पहले उसको निकाला जाता है। बट जब जब उसका जो ये है गेम या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी मतलब का आती है, टाइम उसका जो नजदीक आ जाता है, तो उसको वापस से क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है एथलीट की बॉडी में। ट्रेनिंग कंटिन्यूअस एंड द apparently allows time for the body regenerate and new RBCs in which to restore the normal hemoglobin level। और आफ्टर दैट उससे क्या हो जाती है कि आरबीसीज लेवल रिस्टोर हो जाती है और नॉर्मल हेमोग्लोबिन। इसके जो इफेक्ट्स है फ्रॉम द ब्लड डोपिंग कैन बी कंसिडर्ड द अनएथिकल। इसको अनएथिकल माना जाता है, ये इसको लीगल नहीं माना जाता। इट काजेज द इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड, इससे ब्लड का इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लड डोपिंग टू द इंट्रावेनस ब्लड क्लॉटिंग, इससे जो है इंट्रावेनस जो कि वेन्स है उसमें क्लॉट बन जाता है। प्रिवेंशन ऑफ डोपिंग, हम डोपिंग को कैसे बचाएं, एथलीट caught using these drugs must be disqualified। अगर किसी मतलब एथलीट किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को ये सारी चीजें करते हुए पकड़ा गया, सो दैट ही और शी मे बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम दिस गेम। द टेस्टिंग ऑफ द यूरिन ऑफ विनर्स इज रिक्वायर्ड। और जो भी मतलब फॉर एग्जांपल अब किसी मैच में कोई भी जो विनर होता है उसका यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है, सो दैट उसमें कोई ड्रग ना पाया जाए, उसमें कोई केमिकल सब्सटेंस ऐसा ना हो जिसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई हो। रेगुलर वेट शुड बी मेंटेन्ड, और जो बॉडी वेट होना चाहिए वो मेंटेन्ड होना चाहिए। अ लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड ड्रग्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल टीम फिजिशियंस बिफोर कंपटीशन। मतलब जो क्या बोला जाए, प्रोहिबिटेड जितनी भी ड्रग्स क्या है प्रोहिबिटेड है, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है टू ऑल मतलब टीम्स, हर एक टीम मेंबर के पास बिफोर कंपटीशन। स्पोर्ट एसोसिएशन मेक severe types of sport checks to ensure that their rules are observed before any, मतलब जो जितने भी स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट्स में ये इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो कि स्पोर्ट्स पर्सन में बोर्ड मेंबर्स होते हैं या जो उसकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, वो प्रॉपर इसको क्या देखते हैं कि चेकअप करते हैं कि सारे रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। आफ्टर दैट ये हो गए हमारे दो टॉपिक्स, डोपिंग और स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट एड और रिहैबिलिटेशन क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड एंड रिहैबिलिटेशन। हाँ, ये तो आपको सबको पता होगा कि फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड का यही मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आए, कोई भी इंजरी आ जाए, जो हम पहले करते हैं, जो भी हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब देते हैं पहले, तो उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। अब हम अगर हम इसकी जो मीनिंग देखेंगे वो क्या है। द फर्स्ट एड द टर्म फर्स्ट एड इज अंडरस्टूड एज द इमीडिएट हेल्प टू द विक्टिम। मैंने जो आपको पहले ही बोला, जो भी हम कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं पहले, आफ्टर एनी इंजरी, आफ्टर एनी मेडिकल हेल्प, मेडिकल इमरजेंसी भी, उसके बाद जो भी पहले हम हेल्प करते हैं विक्टिम की या इस इंजर्ड पर्सन की या उस पेशेंट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। फर्स्ट मतलब पहले ही हेल्प करते हैं, फर्स्ट क्या मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं उसको।
द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू सेव द लाइफ ऑफ द विक्टिम। पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा जो मकसद ये होता है कि हम इस विक्टिम की क्या है, लाइफ को बचाए, हम उसको बचाए थ्रू द इमीडिएट हेल्प। इंडिविजुअल लेवल पे उसको हेल्प करते हैं कि उसकी जो लाइफ है वो बच जाए, वो जिंदा बचे। और टेम्परेरी मेडिकल केयर, वो परमानेंट मेडिकल केयर नहीं होता है, टेम्परेरी मेडिकल केयर। बिफोर रीचिंग टू हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले या हॉस्पिटल जाने से पहले जो भी हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, इन ऑर्डर टू, यही मकसद होता है विद विद दिस इंटेंशन कि इसकी लाइफ बच जाए, तो उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। द फर्स्ट एड शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट आर नॉट एग्रीगेटेड फर्दर इंक्रीज इन द इंजरी। ये क्या होते हैं, ये किसी मतलब कुछ प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है जो विच आर नॉट दैट आर नॉट एग्रीगेटेड फर्दर इंक्रीज इन द इंजरी, जो कि इंजरी को और नहीं क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर हम अब इसकी बात करेंगे, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट वी शुड फॉलो ड्यूरिंग द फर्स्ट एड। इमीडिएट मेडिकल हेल्प टू द विक्टिम, मतलब इमीडिएट हेल्प देना चाहे, तुरंत देना चाहे मेडिकल हेल्प। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया या कोई डूब गया है तो उसको सीपीआर देना है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट एड, या बेसिक लाइफ सपोर्ट। उसको फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, मतलब उसको मोटिवेट करना है, उसको काउंसलिंग करनी है कि नहीं नहीं आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल भी ठीक है। प्रिवेंटिंग फर्दर इंजरी, अगर अगर उसको कोई मतलब कोई इंजरी हुई, उसमें मतलब लगाना है, कॉटन लगाना है या बैंडेड लगाना है या कोई क्लॉथ से उसको वाइंड करना है, सो दैट इन ऑर्डर टू इंजरी को कम करे। टेकिंग द विक्टिम फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, आफ्टर दैट ये सारी चीजें करने के बाद आपको विक्टिम को कहाँ ले जाना है, हॉस्पिटल ले जाना है। व्हाट इज द टर्म रिहेबिलिटेशन? अब हम देखेंगे कि रिहेबिलिटेशन क्या होता है। इट इज द थर्ड फेज ऑफ द मेडिकल हेल्प। ये क्या है, थर्ड फेज होता है मेडिकल हेल्प आफ्टर द फर्स्ट एड एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द इंजरी। ये क्या है, ये थर्ड फेज होता है मेडिकल हेल्प का। मतलब फर्स्ट एड दिया हमने, उसको हमने डॉक्टर के पास लिया, उसको हमने हॉस्पिटल लिया, उसके बाद का ये स्टेप है। इट इज रिगेनिंग द लॉस्ट फिटनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट आफ्टर इंजरी। मतलब रिगेनिंग मतलब रिकवरी, मतलब अगर हम इन जनरल बात करेंगे, रिकवरी ऑफ द फिटनेस, मतलब आफ्टर द ट्रीटमेंट या इंजरी के बाद पेशेंट क्या कर रहा है, वो रिकवर कर रहा है, उसकी जो फिटनेस है, लॉस फिटनेस या इफेक्टेड पार्ट है, वो रिकवर हो रहा है, रिगेन हो रहा है, तो उसको हम रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द कंप्लीट रिकवरी ऑफ द इंजरी। अगर हम सिंपल बात करेंगे कि सिंपल वर्ड्स का मतलब ये है कि रिकवरी, मतलब जब भी कोई इंजरी आए, जब भी कोई ट्रॉमा आए, मतलब किसी भी पेशेंट में, किसी भी एक्सीडेंट पर्सन या जनरल इंडिविजुअल भी होगा, तो उसको ट्रीटमेंट के बाद, फर्स्ट एड के बाद वो कितना रिकवर कर रहा है, वो उसमें जो है बेहतरी कितने टाइम तक आ रहे हैं, तो उसको हम रिहेबिलिटेशन बोला जाता है। पर्सन टू रिबिल्ड द लॉस्ट स्ट्रेंथ, जो भी उसमें स्ट्रेंथ है, जो भी एडोरेंस थी या मोबिलिटी ऑफ एन इंजर्ड पार्ट, वो क्या हो गई, जो लॉस्ट हुई होगी, उसको रिकवर करना, वो कितनी देर तक रिकवर कर रहा है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, इंडोरेंस आ रही है या मोबिलिटी, वो चल पा रहा है नहीं चल पा रहा है, मूवमेंट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीजें क्या आती है रिहेबिलिटेशन में। इन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इज वेरी हेल्पफुल। अगर हम बात करेंगे कि रिहेबिलिटेशन में क्या है, कि फिजियोथेरेपी दी जाती है, मतलब पेशेंट्स को या इंजर्ड पर्सन को, विक्टिम को क्या दिया जाता है, फिजियोथेरेपी। In these slow stretches are performed in progress as we fat and resistant exercises। ये सारी चीजें। अगर हम अब बात करेंगे इसका, तीसरा क्वेश्चन ये है कि नेम सम कॉमन स्पोर्ट्स एक्यूट इंजरीज। मतलब अगर हम जो एक्यूट इंजरीज होगी, मतलब जो ज्यादा टाइम तक नहीं रहती है, उनको हम एक्यूट डिजीज ही बोला जाता है। दूसरे होती है क्रॉनिक डिजीज, जो कि लाइफ लॉन्ग होती है। अगर हम बात करेंगे कॉन्ट्यूशन, कॉन्ट्यूशन क्या होता है, इट इज द क्रशिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। जब भी सॉफ्ट टिश्यूज में मतलब वो मरोड़ आ जाती है, क्रशिंग आ जाती है सॉफ्ट टिश्यूज में, उसको बोलते हैं कंट्यूशन। अब एब्रेशन होता है कि स्किन में इंजरी होता है, इन विच द स्किन इज रबड़ बाय फ्रिक्शन। मतलब जब जो स्किन के ऊपर जल्द है ना, वो छिल जाती है, तो उसको एब्रेशन बोलते हैं। फिर है लैक्रेशन, लैक्रेशन, लैक्रेशन क्या होता है, इट इज द कट ओवर द स्किन काज्ड बाय शार्प एजेस। मतलब जब भी स्किन के ऊपर कट आ जाता है, उसको बोला जाता है लैक्रेशन। अब है स्ट्रेन, इट इज द इंजरी ऑफ मसल्स व्हिच इज काज्ड बाय एन ओवर स्ट्रेस। जब ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, जब ज्यादा मतलब खिंचाव आ जाता है मसल में, तो उसमें से मसल स्ट्रेन आ जाता है। अब स्प्रेन क्या होता है, इट इज द इंजरी ऑफ लेगामेंट्स और टेंडन्स एट द जॉइंट्स। मतलब जॉइंट्स, मगर अगर आप कभी स्ट्रेच करेंगे तो
स्प्रेन आ जाता है, जो जॉइंट्स के बीच में जो टेंडन और लिगामेंट होता है, जो बोन बोन टू कनेक्ट करता है या मसल टू बोन करता है। लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है, वो एक ऐसा सॉफ्ट टिश्यू है, डेंस रेगुलर टिश्यू है, जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। और जो टेंडन है वो मसल टू मसल कनेक्ट करता है जॉइंट्स को, जॉइंट्स के बीच में। तो अगर उनमें कभी इंजरी आ जाए तो उसको स्प्रेन कहा जाता है। ये सारी कुछ कॉमन डिजीज एक्यूट इंजरीज थी जो ड्यूरिंग परफॉर्म वाइल परफॉर्मिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं हम, ये जब आ जाए तो तब क्या क्या होता है। अगर हम अब तीसरे टॉपिक की बात करेंगे तो वो है फ्रैक्चर। इन सिंपल वर्ड्स हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रैक्चर क्या होता है। फ्रैक्चर होता है अ ब्रेक और क्रैक इन अ बोन caused by an external ऑब्जेक्ट, तो उसको हम फ्रिक्शन बोला जाता है। या तो वो कम्प्लीटली टूट जाती है या बीच में टूट जाती है। इसके बहुत सारे टाइप्स है। अगर हम अब इसके बाद कैटेगरी, क्लोजर फ्रैक्चर क्या होता है, इन दिस द ब्रोकन इन दिस द ब्रोकन बोन्स रिमेन इनसाइड द कवरिंग ऑफ स्किन, दैट इज देयर इज नो ओपन कट ऑफ द स्किन। क्लोजर फ्रैक्चर क्या होता है कि बोन अंदर ही टूट जाती है, वो स्किन से बाहर नहीं आती है। अब ओपन फ्रैक्चर क्या होता है, इन दिस देयर इज अ कट ओवर द स्किन बाय द शार्प एज ऑफ द ब्रोकन बोन्स। जब भी बोन टूट जाती है उसकी जो उसका जो नुकीला वाला पार्ट होता है वो बाहर आ जाता है स्किन से, तो उसको ओपन फ्रैक्चर बोला जाता है। इसको और मतलब क्या बोलते हैं, फर्दर क्लासिफाई किया गया है। कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है, बोन टोटली ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर पीसेस। जब कंप्लीट क्या होती है, बोन का ब्रेक डाउन हो जाता है, बोन टूट जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी चीज पे मतलब हार्ड सरफेस पे गिरता है पर्सन, तो उसमें से जो बोन पूरी से टूट जाती है, या तो दो हिस्से हो जाते हैं या से ज्यादा हो जाते हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हो जाता है। जब मतलब सिर्फ क्रैक आ जाता है, सिर्फ मतलब टूटती नहीं है, बस क्रैक आ जाता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, बोन इज बेंड विद द माइल्ड क्रैकिंग। इसमें थोड़ी सी बोन क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, थोड़ी सी क्रैकिंग आती है। कम्युनिटी कम्युनिट्यूटेड क्या होता है फ्रैक्चर, कम्युनिट्यूटेड फ्रैक्चर बोन इज ब्रोकन अप इनटू मेनी स्मॉलर पीसेस। इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में बोन टूट जाती है। अब इसका जो फर्स्ट एड क्या है, व्हाट शुड फर्स्ट एड प्रोवाइडेड फॉर एनी इंडिविजुअल अगर उसमें फ्रैक्चर आ जाए। डू नॉट मूव द जॉइंट और बोन, मतलब ना उसको मूवमेंट करने नहीं देना है, या तो बोन होगी या कोई जॉइंट होगा, चलने नहीं देना है, मूवमेंट करने नहीं देना है। द विक्टिम शुड बी केप्ट एट ए कंफर्टेबल पोजीशन, और जो विक्टिम है, जो भी इंजर्ड पर्सन है, उसको कंफर्टेबल पोजीशन पे रखना है। अप्लाई ओल्ड आइस पैक्स टू रिड्यूस द पेन, स्वेलिंग एंड इंटरनल ब्लीडिंग। एक तो आइस पैक्स लगाने हैं उस पे, और क्या लगाना है, स्वेलिंग जहाँ पे भी होगा। और इन आइस पैक्स इसलिए लगाने ताकि उसकी जो पेन है वो कम हो जाए, स्वेलिंग या एडिमा या उसमें ब्लीडिंग हो वो कम हो जाए। प्रोवाइड सपोर्ट बाय यूजिंग स्ट्रिंग और स्प्लेंट बैंडेज सिलिंग टू द प्रिवेंट फर्दर मूवमेंट। मूवमेंट को प्रिवेंशन के लिए ये बैंडेजेस दिए जाते हैं, स्लिंग्स दिए जाते हैं, बैंडेज दिया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फर्दर मूवमेंट। पेशेंट शुड बी हैंडल्ड बाय एन एक्सपर्ट डॉक्टर वेयर एक्सरे एंड अदर डायग्नोसिस शुड बी डन प्रॉपरली। मतलब एक प्रॉपर टेक्नीशियन, एक प्रॉपर डॉक्टर उसको हैंडल कर सकता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फर्दर क्या मना फर्दर इंजरी, उसमें कोई फर्दर इंजरी ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि कोई पेशेंट है, उसमें नेक में इंजरी आ जाए, उसको मूवमेंट नहीं कराना, बिकॉज वहां से तो सारी कैरोटिड आर्टरीज आती है या स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कैनाल होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंसर्ट होता है। तो अगर हमने उसको मूवमेंट कराया, ही मे बी डाइड, वो मर सकता है, बिकॉज उसमें स्पाइनल कॉर्ड है या कैरोटिड आर्टरी, तो वो मोर उड़ सकते हैं। इसलिए एक प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिस जिसकी मतलब जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर होगा, जो एक प्रॉपर टेक्नीशियन होगा, जिसको टेक्निक्स पता होगी कि किस मतलब कब जब भी कोई अगर किसी को टांग में फ्रैक्चर होगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे चलाना है, या किसी को मतलब डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फ्रैक्चर्स होते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे पोजीशन करना है। तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर और टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सपर्ट शुड अप्लाई प्लास्टर, और एक एक्सपर्ट ही क्या उस पर प्लास्टर चढ़ा सकता है, ताकि उसमें बोन में जो डिसलोकेशन है, जो फ्रैक्चर है, वो मतलब गलत ना लग जाए, उसमें अदर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो एक प्रॉपर एक्सपर्ट ही क्या करता है, उस पर प्लास्टर चढ़ाता है, सो एज टू एनेबल द जॉइंट टू रिवील द पोजिशन। द immobility should be for 3 to 6 weeks as per the
एक्सपर्ट एडवाइस। उसमें इमोबिलिटी, उसको मूवमेंट कब तक नहीं कराना चाहिए, 3 से 6 हफ्तों तक, मतलब 1.5 महीने तक, 4, हाँ 1.5 महीने तक उसको, 3 to 6 वीक्स तक उसको मूवमेंट नहीं कराना चाहिए। अब अगर हम दूसरे डेफिनेशन की बात करेंगे कि फ्रैक्चर का दूसरा ये क्या है, कि इन दिस इंजरी द ब्रेक ऑफ बोन सम एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब अगर कोई भी कभी एक्सटर्नल प्रेशर आ जाता है तो क्या होता है उससे, बोन टूट जाती है, हड्डी जो है वो टूट जाती है। मैंने ब्रेक बोन क्रैक्स और ब्रेक्स इट में बी टर्म्ड एज अ फ्रैक्चर। मैंने जो पहले ही बोला, ब्रेक और क्रैक इन बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर के बहुत सारे टाइप्स है। अगर हम सिंपल फ्रैक्चर की बात करेंगे कि सिंपल फ्रैक्चर होता क्या है, इट इज दैट फ्रैक्चर इन विच द बोन्स आर क्रैक्ड और ब्रोकन विदाउट वॉन्ड्स। इसमें क्या होता है कि बोन टूट जाती है, उसमें क्रैक आ जाता है, बट कोई भी जख्म, कोई भी वुंड नहीं लगता है। समटाइम्स हियर लाइन्स फ्रैक्चर इज देयर। ये एक पार्ट है इसका। अब अगर हम दूसरा देखेंगे कि ये होता है सिंपल फ्रैक्चर। अगर हम दूसरा देखेंगे, कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड का फ्रैक्चर क्या होता है, इन दिस फ्रैक्चर बोन्स आर ब्रोकन और क्रैक्ड विद बोन्स एंड रिजल्टिंग विद ब्लीडिंग। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन्स टूट जाती है, कि बोन्स को क्या होता है, बोन्स टूट जाती है और उससे ब्लीडिंग बाहर आ जाती है, स्किन से तो ब्लीडिंग होती है। अब हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर की बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है। व्हेन द broken bone injury is the delicate part of the body is said to be complicated fracture। क्या होता है कि when the broken bone injury is the delicate part of the body। complicated fracture क्या होता है कि जब भी बोन टूट जाती है, वो किसको मतलब इंजरी पहुंचाता है, डेलिकेट पार्ट, डेलिकेट ऑर्गन को। उसको हम एग्जांपल, इंस्ट्रक्शन ऑफ रिब्स इनटू द लंग्स और इंसर्शन ऑफ द रिब्स। अगर कभी भी मतलब थोरेसिक, जो हमारा थोरेसिक कैविटी है, रिब्स या स्टर्नम का फ्रैक्चर हो जाए तो वो कहाँ इंसर्ट होती है, वो लंग्स में होती है इंसर्ट। तो उसको हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होते बोलते हैं। मतलब इसमें ये क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी पार्ट का जो फ्रैक्चर हुआ होगा, किसी भी लिम्ब का, या वो इंसर्ट होती है डेलिकेट ऑर्गन्स में, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहा जाता है। व्हाट आर द साइंस, सिम्टम्स एंड प्रोसीजर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंट्यूशन। अगर हम कंट्यूशन की बात करेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो मैं इसी के साथ ये कंटिन्यू करूंगा। A bullet anywhere on the surface of the body, causing bleeding from the rupture of smaller capillaries beneath the skin without any breaking of skin is called the contusion। Signs and symptoms। ये क्या बोला जाता है, जो अभी मैंने पढ़ा है कि कंट्यूशंस क्या होता है कि बुलो एनीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन पे क्या आ जाता है, मतलब स्क्रैच, मतलब स्क्रैच ना छिल जाती है, काजिंग ब्लीडिंग फ्रॉम द कैपिलरीज, जो है वो रप्चर हो जाती है और उससे क्या हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। अगर हम इसके सिम्टम्स क्या बात करेंगे, डिस्कलरेशन अंडर द स्किन, दिस स्टार्ट फ्रॉम द रेडनेस देन टर्न ब्लूअर टू द ब्लैक ग्रेजुअली। इससे क्या होता है, डिस्कलर हो जाता है, पहले रेड होता है, फिर उसके बाद ब्लू हो जाता है, उसके बाद ब्लैक। आफ्टर दैट स्वेलिंग एंड पॉइंट एट द कंट्यूसिड पार्ट, मतलब जो जिस पार्ट पे ये हुआ होगा, कंट्यूशन आ जा होगा, तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, स्टिफनेस ओवर द एरिया, थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, सॉफ्टनेस ऑफ द स्पॉट गिवन टू द कंट्रेशन। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ट्रीटमेंट क्या है, अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेशन और द लेंट स्कोर सूकुड इन इक्वल पार्ट ऑफ द स्प्लिट एंड वाटर एट द टाइम ऑफ इंजरी। मतलब उस पे आइस पैक से कंप्रेशन देना है, आइस पैक से मतलब थोड़ा लगाने हैं, सो दैट इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्वेल। या अगर जब भी इंजरी के टाइम उस पे क्या करना है, कोल्ड वाटर अप्लाई करना चाहिए। कंटिन्यू आइस मसाज 3 और 4 टाइम्स अ डे, मतलब आइस मसाज मसाज करना है 3 और 4 टाइम्स, दिन में 3 से 4 बार क्या करना चाहिए, आइस आइस मसाज करना चाहिए। आफ्टर 3 डेज, 3 दिनों के बाद क्या करना है, अप्लाई हीट इंस्टेड ऑफ आइस मसाज। थोड़ा सा मतलब जो वार्म ये है, उस वो अप्लाई करना चाहिए, आइस से नहीं करना चाहिए। एंड मसाज जेंटली टू द रिड्यूस स्वेलिंग, मसाज थोड़ा जेंटली करना है, मतलब आराम आराम से करना चाहिए इन ऑर्डर टू स्वेलिंग कम हो जाए। हो गया ये। अब इसके साथ जो है हमारा, मेरा ये टॉपिक रह गया है,
फ्रैक्चर, अब हम अगर देखेंगे कि डिसलोकेशन क्या होता है। डिसलोकेशन, इट इज द इंजरी ऑफ जॉइंट इन विच द एडजॉइनिंग जॉइंट्स आर। डिसलोकेशन का सिंपली मतलब होता है कि जब भी जॉइंट अपने ओरिजिनल प्लेस से क्या हो जाता है, अ, हिल जाता है या उधर इधर जाता है, तो उसको हम डिसलोकेशन। फ्रैक्चर बोला मैंने अभी, क्रैक और ब्रेक इन अ बोन बाय एन एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड। अब हम अगर देखेंगे स्प्रेन की बात करेंगे, इसको थोड़ा इलाबोरेट में पढ़ेंगे। और स्ट्रेन, देखो स्प्रेन क्या होता है, इट इज द इंजरी ऑफ लिगामेंट और टेंडन एट द जॉइंट्स। सॉरी, जस्ट अ मिनट। जब कभी टेंडन और लिगामेंट में क्या आ जाए, इंजरी हो जाए, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, उनमें लिगामेंट होता है जो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है, या बोन और मसल को जो कनेक्ट करता है वो टेंडन होता है। उनमें जब इंजरी हो जाए तो उसको स्प्रेन कहा जाता है। इट ऑकर्स ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग और लिगामेंट। जब हम ओवर स्ट्रेचिंग करते हैं तो उससे ये इंजरी आ जाती है। स्प्रेन इज अ वेरी पेनफुल एंड इट रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और ये हमारी मूवमेंट्स की जो मूवमेंट है वो कम करता है। मूवमेंट्स हम अच्छे से जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं कर पाते। स्प्रेन इंजरीज यूजुअली नोट्स एट नीज। ये कहाँ पे यूजुअली आ जाती है? नीज, नीज पे, जहाँ पे लाइक नीज, elbow, ankle, wrist or elbow joints. It can be prevented by a proper वार्मिंग अप एंड अवॉइडिंग जर्की मूवमेंट। जर्की मूवमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए और प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, वेन एवर देयर में बी स्प्रेन, अगर कभी किसी में स्प्रेन आ जाए तो उसको क्या फर्स्ट एड देना है। रेस्ट टू द प्लेयर एंड कंप्लीट रेस्ट द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स इमीडिएटली। पेशेंट को क्या कराना चाहिए? पेशेंट को कंप्लीटली क्या कराना चाहिए? रेस्ट कराना चाहिए, और जो जॉइंट्स की मूवमेंट है उसको रोकना है, मतलब जॉइंट्स को मूवमेंट नहीं करना चाहिए। immediately applied old compression or compression old compression cold compression, sorry, immediately apply cold compression or ice over affected part of sternal internal bleeding। जो भी उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो, क्या करना चाहिए? कोल्ड कंप्रेशंस अप्लाई करना चाहिए, या कोल्ड पानी से, ठंडे पानी से धोना चाहिए, या आइस लगाना चाहिए, ताकि जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो कम हो जाए। एलिवेट द अफेक्टेड पार्ट अबव द लेवल ऑफ द हार्ट। और जो मतलब क्या है, हमारा जो अफेक्टेड पार्ट है उसको थोड़ा एलिवेट करना, ऊपर चढ़ाना एज कम्पेयर टू जो हमारी हार्ट की लेवल है। फॉर नेक्स्ट 6 डेज अप्लाई कंट्रास्ट हॉट एंड कोल्ड। मतलब जो 6 डेज तक क्या करना चाहिए? हॉट और कोल्ड थेरेपी देनी है खुद से, बाथ टू रिड्यूस स्वेलिंग, इन ऑर्डर टू क्या, स्वेलिंग को कम हो जाए, स्वेलिंग जो है वो कम हो जाए। आफ्टर कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ द इंजरी परफॉर्म रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज। जब आपको कंप्लीट अच्छे से मतलब जो है रिकवर हो जाए, कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाए, उसके बाद आपको रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस करनी है। अब जो हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? इट इज द इंजरी ऑफ द मसल्स विच इज काज्ड बाय एन ओवर स्ट्रेस और ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स। जब भी हम ओवर स्ट्रेस करते हैं, हद से ज्यादा काम करते हैं या स्ट्रेच करते हैं मसल्स की, तो उनमें क्या हो जाती है? इंजरी आ जाती है, जिसको स्ट्रेन कहा जाता है। और ड्यू टू वायलेंट पुल, जब कभी हम जोर से खींचते हैं किसी चीज को तो हमें मसल इंजरी हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन, इन स्ट्रेन इंजुरीज मसल फाइबर्स गेट डैमेज्ड और रप्चर। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेन में जो हमारे मसल फाइबर्स होते हैं या तो वो डैमेज हो जाते हैं, वो फट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। इट काजेज एक्यूट पेन, जिससे एक्यूट पेन हो जाता है, मतलब दिस नॉट अ क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेन होता है कुछ टाइम के लिए पेन हो जाता है अराउंड द अफेक्टेड पार्ट। जिस पार्ट पे हमें लगती है, जो पार्ट अफेक्टेड होता है, जो पार्ट इंजर्ड हुआ होता है, उस पे क्या आ जाता हुआ होता है? पेन हो जाता, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ इंजर्ड मसल्स। और वो हम अभी कभी कभी उस मसल, उस पार्ट को मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, फंक्शन नहीं कर पाता वो प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द इंजरी। फिर होता है क्या? लोकल इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ओवर द इफेक्टेड पार्ट। या तो इंजरी आ जा, वो पार्ट क्या हो जाता है, ये इन्फ्लेमेट करता है, स्वेलिंग आ जाता है या एडिमा हो जाता है उस पार्ट पे। अब हम देखेंगे फर्स्ट एड क्या देना चाहिए। रेस्ट टू द प्लेयर एंड कंप्लीट रेस्ट द मूवमेंट ऑफ द इफेक्टेड पार्ट इमीडिएटली। पेशेंट को इसमें भी रेस्ट कराना है, रेस्ट कराना चाहिए, और मूवमेंट्स को रोकना है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होने देनी है, उसको कोई मूवमेंट नहीं करानी है। मतलब जब भी उसको लगेगी, अप्लाई ओल्ड कोल्ड वाटर और आइस वाटर ओवर द इफेक्टेड पार्ट टू स्टॉप इंटरनल ब्लीडिंग। इसमें भी क्या करना चाहिए? कोल्ड वाटर या आइस लगाना चाहिए, जो पार्ट भी हमारा इंजर्ड हुआ होगा, जो पार्ट जिस पार्ट पे भी हमें लगी हुई होगी,
इन ऑर्डर उस पे हमें कोल्ड वाटर या आइस लगाना चाहिए ताकि जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो कम हो जाए। आफ्टर 2 डेज अप्लाई इन्फ्लेमेटरी क्रीम। जो अब 2 दिन के बाद मतलब उस पे क्या लगाना है, इन्फ्लेमेटरी क्रीम लगानी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द क्या स्वेलिंग उसमें ना आ जाए एंड रिड्यूस स्वेलिंग एंड गिव जेंटली मसाज टू द मसल्स। और मतलब आराम आराम से मसल्स को क्या करना चाहिए, मसाज देना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स थे हमें, ये जो 8th यूनिट था हमारे 12th क्लास की फिजिकल एजुकेशन का, तो ये हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। इसकी जो नोट्स है वो ऑलरेडी ग्रुप में शेयर है। अब बस इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और अब आपको बस सिर्फ रिवाइज करना चाहिए। वो जो 5th 6th और 7th यूनिट भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। तो आप कंटिन्यू ये वीडियो देखिएगा, रिवाइज करिएगा, तो इंशाल्लाह यू विल गेट द बेटर स्कोर इन योर बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।